हम लोग बायोलॉजी में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, देखो सुनो इधर, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12वीं के बायोलॉजी का। किसका बात कर रहे हैं? क्लास 12वीं के बायोलॉजी का। जब हम लोग क्लास 12वीं के बायोलॉजी का बात करते हैं तो इसमें एक यूनिट है जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स? 4, जिसमें सबसे पहला का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम है जी? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग जब इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, पिछले दिन भी थोड़ा सा बात किए थे, ठीक है ना, लेकिन आज थोड़ा सा फिर बता देते हैं कि जब हम लोग इस चैप्टर का बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ये बात किए थे कि देखो भाई, दुनिया में जो भी आदमी है वो पैदा लिया है, वो डाउनलोड होकर के तो पक्का नहीं आया होगा, ठीक है। कोई है इसमें जो प्ले स्टोर से आया है? कोई नहीं आया होगा, ठीक है ना। इसमें सुनो, जो भी आदमी है वो सब क्या है? पैदा हुआ है। चाहे जो भी जीव है धरती पर, चाहे वो पेड़ पौधा है, गधा है, कुत्ता है, बिलाई है, आदमी है, कोई है, समझ गया ना, तो वो पैदा हुआ है, ठीक है ना। और एक बात हम और भी जानते हैं, जो पैदा हुआ है उसको मरना है कि नहीं है? उसको एक ना एक दिन जरूर मरना है, ठीक है। तो देखो, जन्म से लेकर के मरने तक का जो टाइम है इसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। मतलब सिंपल, कोई भी जीव कितना दिन जिंदा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान है वो 20 साल की उम्र में मर गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंसान का लाइफ स्पेन 20 साल होता है। भाई वो मर गया तो मर गया। नेचुरल डेथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन, ठीक है। मतलब एवरेज इंसान लगभग 60 साल जीता है, यही बात है ना। तो हम कहेंगे कि इंसान का लाइफ स्पेन कितना है? 60 साल के आसपास है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन का बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के टाइम को क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये लाइफ स्पेन है वो अलग अलग जीव का अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। जैसे कछुआ है 150 साल, ठीक है, उसको ऑफिस में रख दो टेबल वगैरह पर, ठीक है ना। तो जैसे लाइफ स्पेन अलग अलग जीव का अलग अलग होगा, लेकिन हमारे पास एक सवाल था कि लाइफ स्पेन किस बात पे डिपेंड करता है। तो हम वहां पर बात किए थे कि लाइफ स्पेन किस बात पे डिपेंड करता है वो अलग बात है, लेकिन लाइफ स्पेन एक बात पर डिपेंड नहीं करता है। वो क्या है? उसका बॉडी साइज। बॉडी साइज, किसी भी जीव के बॉडी साइज पर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल दिए थे कौवा का, क्रो, और पैरोट यानी तोता का, ठीक है। सभी लोगों ने देखा होगा कौवा और तोता को, ठीक है ना। इस दोनों का बॉडी साइज लगभग सेम है कि नहीं है? जितना बड़ा कौवा होता है उतना ही बड़ा तोता होता है, ठीक है। लेकिन दोनों के लाइफ स्पेन में बहुत अंतर है। कौवा का लगभग होता है 15 साल और इसका कितना होगा? 140 साल, ठीक है ना। देखो, जमीन आसमान का फर्क है। 15 साल जीना और 140 साल जीना, बहुत अंतर है कि नहीं है? लेकिन दोनों का बॉडी साइज तो लगभग सेम है। तो ये बात याद रखना है कि किसी भी जीव का जो लाइफ स्पेन होता है वह उसके बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल हम दे दिए, और ये एग्जांपल एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, खुलेआम लिखा हुआ है, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। आज के बाद पढ़ लेगा तुम लोग एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इतना सारा बात हो गया, ये लाइफ स्पेन के बारे में बात हुआ, ठीक है ना। तो देख, इसका पैरोट का जिंदगी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी शानदार होनी चाहिए ना, मज़े में गुजारना चाहिए जितना दिन गुजरे, ठीक है। तो बहुत अच्छी लाइन है। मेरे 2-4 ख्वाब है जिसे मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी भले गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। समझ गया ना? उसके कहने का क्या मतलब था? पैदा जब हम हुए, कोई नहीं हमको जान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि हम कितना भी लो फैमिली में पैदा हुए उससे कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी में इतना बड़ा करना है कि जिस दिन मरेंगे उस दिन 100 आदमी जान जाएगा, 100 आदमी अफसोस करेगा कि कैसे मर गया। समझ गया? तो खैर ये बात है। तो चलो, जन्म से लेकर के मरने तक का टाइम पीरियड समझ में आया। अब देखो, जैसे मान लो कि हमारा कोई एरिया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो चल सहार घाट है, ठीक है ना, हम सहार घाट का बात कर रहे हैं। यदि मान लो कि यहाँ पर 100 आदमी पैदा हुआ, ठीक है ना, कितना बर्थ हुआ? 100 आदमी का बर्थ हुआ, ठीक है ना। अब ये 100 के 100 तो मरेगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि डेथ इज सर्टेन, ठीक है ना। मरना सबको है, ठीक है ना। कोई भी आदमी रहे, अमीर, गरीब, भिखमंगा, करोड़पति, अरबपति, ठीक है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई रहे, मरना तो सबको है, ठीक है। तो अगर मान लो कि सहार घाट में 100 आदमी पैदा हुआ, तो आज से मान लो कि 50 साल के बाद, ठीक है ना, इसमें से 100 आदमी मर जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 0 आदमी। तो नहीं लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सहार घाट से पूरा इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि यदि कुछ लोग मरते हैं तो कुछ लोग पैदा भी होते हैं, ठीक है। अब ये पैदा कैसे होता है? तो पैदा होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा। यानी कि जो जीव है, जैसे मान लो ये 100 आदमी यहाँ पर पैदा हुआ है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा ना, तो ये दूसरे को पैदा करेगा, ठीक है। यानी कि खुद जाने से पहले अपने जैसा 3-4 को छोड़ के जाएगा,
समझ गया ना। तो ये जो बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है, ठीक है ना। सिंपल देहाती भाषा में बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखो अभी हम एक बात और बैक मारते हैं थोड़ा सा। हम अभी क्या बोल रहे हैं कि मरना सबको है, ठीक है ना, यानी कि डेथ इज नेसेसरी या डेथ इज सर्टेन, ठीक है ना, बट एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दुनिया में कुछ लोग हैं जो कभी नहीं मरते हैं, ठीक है। कौन है वो? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, यानी कि यूनिसेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर, ठीक है ना। जो भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना, वो कभी नहीं मरते। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जो भी है सब मॉर्टल है, यानी कि सब मरणशील है, ठीक है ना। लेकिन जो यूनिसेलुलर होता है वो होता है इमॉर्टल, ठीक है ना, यानी कि ये अमरणशील होता है, ये मरता ही नहीं है कभी। इसका क्या कारण है? देखो मरता ये भी है, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये नहीं मरता है? उसका कारण देखो, जैसे कि मान लो ये अमीबा है, क्या है ये? अमीबा। अब देख जब ये दो नए संतान पैदा करेगा, मान लो कि बाइनरी फिजन के द्वारा दो नए संतान पैदा कर दिया ये, ठीक है ना, मतलब ये दो बच्चे पैदा किया। और सभी लोगों को मालूम है, 10वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अमीबा और लैंगिक यानी कि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बच्चा पैदा करता है, यानी कि इसका जो दोनों संतान होगा वो एग्जैक्ट अपने इसके सिमिलर होगा कि नहीं होगा? रे समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कि ये मर भी गया तो तुमको पता ही नहीं चलेगा ये मरा कि ये मरा कि ये मरा। क्यों? क्योंकि तीनों सेम टू सेम है। समझ में आया ना। तो जो यूनिसेलुलर होता है वो खुद मरने से पहले अपने जैसा सेम टू सेम को नया पैदा करके जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए तुमको पता नहीं चलेगा कि मर कौन रहा है और आ कौन रहा है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी लोग मरणशील है, मॉर्टल है, लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं, वो कभी मरते नहीं है। तो इतना कहानी सब लोग को समझ में आया? ये सब हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले बात हम बता दिए कि भाई लोग रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा नया संतान बनेगा, ठीक है। अब देखो संतान बनाने के दो तरीका है, ठीक है ना, मतलब रिप्रोडक्शन का दो तरीका। कितना तरीका? दो तरीका, ठीक है ना। हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इधर हम रिप्रोडक्शन के तरीका के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। देखो मतलब सिंपल, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब हम रिप्रोडक्शन को किस आधार पर बांट रहे हैं? हम रिप्रोडक्शन को इस आधार पर बांट रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे मान लो इंसान है, अब हम चाहेंगे हम अकेले बच्चा पैदा कर लेते, होगा? नहीं होगा, हमको एक आदमी और चाहिए। समझ गया ना? वो क्या? हम मेल है तो हमको क्या चाहिए? फीमेल। देख दो आदमी का क्या मतलब है? दो आदमी का ये मतलब नहीं है कि दो अलग अलग आदमी, दो लोगों का मतलब हुआ कि मेल चाहिए और फीमेल चाहिए। समझ गया? अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शरीर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जैसे केचुआ होता है ना, अर्थवर्म, जानता है? चाली केचुआ अर्थवर्म, उसका आधा शरीर में मेल आधा शरीर में फीमेल। तो एक ही शरीर में दो लोगों की जरूरत हो गया। तो जब हम कहते हैं ना कि रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों आदमी अलग अलग होगा, कोई जरूरी ऐसा नहीं है। दो लोगों की जरूरत है, इसका मतलब हुआ कि मेल की जरूरत है और फीमेल की। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेल फीमेल अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शरीर में मेल फीमेल दोनों हो। अरे समझ गया ना? तो अगर एक ही शरीर में मेल फीमेल दोनों हैं तो अकेले बच्चा पैदा कर देगा ना, तो तुमको लगेगा ये तो सेक्सुअल हो गया। नहीं रे भाई, समझ थोड़ा समझ, हम क्या कर रहे हैं? दो लोगों का मतलब समझ में आया ना? जब हम कहेंगे रिप्रोडक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत है, इसका मतलब मेल और फीमेल। अब वो मेल फीमेल अलग अलग भी हो सकता है और एक ही शरीर में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्शन को दो प्रकार में इस आधार पर बांट रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इंसान है, तो इंसान अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, यानी कि अगर कोई मेल है और चाहेगा हम मेल अकेले बच्चा पैदा कर दे, तो ऐसा सिस्टम होने वाला नहीं है। अगर कोई फीमेल है और वो चाहेगी कि हम अकेले बच्चा पैदा कर दे, तो ऐसा होने वाला। दोनों के कॉम्बिनेशन से नया संतान बनेगा, यानी कि मेल फीमेल दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो यदि दो लोग, वैसा रिप्रोडक्शन का वह तरीका, ठीक है ना, जिसमें दो लोग यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, हम लोग उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन मान लो जैसे अमीबा का कहानी अभी हम कहें, तो ये सीधा सेल डिवाइड करेगा, दो को बच्चा पैदा कर देगा। तो इसमें मेल फीमेल वाला सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है ना, कि हम अकेले नहीं दो आदमी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। समझ गया ना? तो कुछ कुछ ऐसे जीव है जो अकेले बच्चा पैदा कर देता है, उसमें मेल फीमेल वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो वैसा रिप्रोडक्शन का तरीका जिसमें नया संतान बनाने के लिए कोई अकेला जीव ही काफ़ी है, उसमें मेल फीमेल वाला सिस्टम नहीं चलता है, उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के, सेक्सुअल और असेक्सुअल। किस आधार पर? कि रिप्रोडक्शन के लिए कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल और सेक्सुअल को जरा मतलब थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। देखो सबसे पहली बात हम क्या बोले सेक्सुअल के बारे में, कि भाई इसमें टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। कितने पेरेंट्स? टू पेरेंट्स, यानी कि मेल और
फीमेल, मेल एंड फीमेल। लेकिन असेक्सुअल का जब बात करें तो वन पेरेंट यानी कि सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। ये बात याद रखना, बिहार बोर्ड एक बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा होगा। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट इज नॉन एज, ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी असेक्सुअल। समझ गया ना इस तरीके से, तो याद रखना है। यदि रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत है तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल, और यदि वन की जरूरत है तो असेक्सुअल। ठीक है, पहली बात याद रखना है। अब देखो होता क्या है, यदि दो लोगों की जरूरत है, यदि दो लोगों की जरूरत है, जैसे मान लो मेल है फीमेल है, तो 10वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेल के बॉडी में कुछ कोशिका बनता है, कुछ सेल बनता है, फिर फीमेल के बॉडी में कुछ सेल बनता है। फीमेल के बॉडी में क्या बनेगा, ओवम, और ओवम मतलब अंडाणु, और मेल के बॉडी में क्या बनेगा, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। पढ़ा है ना तुम लोग 11वीं क्लास में गैमेट्स, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है, यानी कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है ना, बिना गैमेट्स बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो गैमेट्स फॉर्मेशन इसमें होगा, याद रखना है। गैमेट फॉर्मेशन किस में होगा, सेक्सुअल में। लेकिन जब असेक्सुअल में एक अकेला आदमी काफी है तो उसमें गैमेट बनने वाला काम नहीं होगा, यानी कि इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन। याद रखना है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। किस में नहीं होगा, असेक्सुअल में नहीं होगा। अब देखो, जैसे मान लो कि एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। अब यहाँ बन गया स्पर्म, यहाँ बन गया ओवम, तो ये दोनों को मिक्स होना पड़ेगा ना। ठीक है, दोनों के मिक्स होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन 10वीं क्लास में पढ़ा है, निषेचन। ठीक है, यानी कि अंडाणु शुक्राणु मिक्स हो गया, फ्यूज हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो जब गैमेट बना है तो उसका मिलना भी होगा ना। ठीक है, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन असेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये बात याद रखना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इतना बात हो गया। अब अगला बात देखो, मान लो कि जब दो लोग मिल के बच्चा पैदा कर रहा है तो जो नया बच्चा पैदा होगा उसमें थोड़ा इसका भी गुण आएगा, थोड़ा इसका भी गुण आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो नयका बच्चा पैदा होगा वो सेम टू सेम अपने मम्मी पापा जैसे नहीं होगा। ये समझ में आया, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा, मान लो कि 4 को बच्चा पैदा किया तो चारों का गुण भी सेम नहीं होगा आपस में, और उस चारों का माता पिता का भी गुण सेम टू सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि हम सिंपल कहना चाह रहे हैं कि यदि दो लोग मिल के बच्चा पैदा करता है, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जो संतान बनेगा वह अपने माता पिता के सेम टू सेम नहीं होगा, कुछ गुण जरूर मैच करेगा। जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारे मम्मी पापा का लक्षण होगा, नाना का लक्षण होगा, मामा का लक्षण, किसी न किसी का लक्षण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तुम अपने मम्मी पापा जैसे सेम टू सेम है नहीं है। हम इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, विभिन्नता। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन। यानी कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन पैदा होगा। वेरिएशन पैदा मतलब जो बच्चा पैदा होगा सेम टू सेम माता पिता जैसे नहीं होगा। तो ये बात याद रखना है, यानी कि यहाँ पर वेरिएशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा जी, वेरिएशन पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर नो वेरिएशन, यहाँ पर वेरिएशन पैदा नहीं होता है। देखो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पैदा होता है, लेकिन बहुत कम, इतना कम कि तुमको दिखाई भी नहीं करेगा कि वेरिएशन भी है। ठीक है ना, तो हम इसको मतलब नो मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें वेरिएशन पैदा होगा, लेकिन जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें वेरिएशन पैदा नहीं होगा। ये बात याद रखना है। उसके बाद सुनो, इधर एक बात और समझने का थोड़ा प्रयास करो। वेरिएशन पैदा हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुआ जो संतान है, संतान को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। ये सेम टू सेम मम्मी पापा जैसा नहीं होगा, यानी कि नॉट सिमिलर टू पेरेंट, नॉट सिमिलर टू पेरेंट। ये बात याद रखना है, यानी कि जो संतान होगा वो पेरेंट के सिमिलर नहीं होगा, लेकिन जो असेक्सुअल है उसमें वेरिएशन पैदा लगभग नहीं हो रहा है, तो उसमें जो संतान होगा अपने माता पिता के समान होगा। अब ये बताया अमीबा वाला एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होता है ना वो अपने माता पिता के एग्जैक्ट समान होता है। ठीक है, इसीलिए हम ऑफस्प्रिंग को क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। क्या बोलेंगे जी, तो क्लोन क्या हुआ, क्लोन का क्या मतलब हुआ, क्लोन का मतलब हुआ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। ये समझ में आया, असेक्सुअल के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोन। क्यों क्लोन बोलेंगे, क्योंकि वो अपने माता पिता के सेम टू सेम होता है। और मान लो 50 को बच्चा पैदा किया तो 50 आपस में भी सेम होगा और अपने माता पिता के भी सेम होगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। अब देखो, ये जो वेरिएशन है ना ये काम का चीज़ है, जरा समझने का प्रयास करो। इस वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग 100 आदमी है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे हाँ चल ठीक है, अपना लोग यहाँ 100 आदमी है, ठीक है, और हम सब लोग सेम टू सेम है, एग्जैक्ट, हमारे अंदर वेरिएशन नहीं है। तो अगर सोचो कि हमारे पास कोई बीमारी आएगा तो हम सब आदमी मर जाएंगे ना। अरे एक आदमी मरेगा तो सब मरेगा, क्यों, क्योंकि सब का गुण सेम है। जितना बीमारी से लड़ने की क्षमता तुम्हारे पास उतना ही हमारे पास, उतना ही इसके पास, उतना ही उसके पास, उतना ही उसके पास है, क्योंकि हम सब आदमी का गुण क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। तो यदि वेरिएशन नहीं होता है तो जीव का जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी वो ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं जी पाएगा। ठीक है ना, लेकिन जिसमें वेरिएशन होगा
ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा इम्यूनिटी बहुत तगड़ा है, तुम्हारा कमजोर है, तो कोरोना आएगा तो तू मरेगा, हम नहीं मरेंगे, ठीक है ना। तो यदि वेरिएशन हो रहा है तो लंबा टाइम तक जिएगा, ठीक है ना। अगर मान लो देख हमारा दिमाग थोड़ा कमजोर है, ठीक है, हमारा जो बच्चा पैदा होगा उसका दिमाग मान लो थोड़ा मेरे से तेज हो गया, नहीं, अगर मान लो कि हम असेक्सुअल के द्वारा बच्चा पैदा करते तो मेरा, अगर हम बोक्का है तो मेरा बाल बच्चा ही बोक्के होगा। लेकिन हमारे में वेरिएशन पैदा हो रहा है तो हम थोड़ा दिमाग मेरा कमजोर है, तो मान लो मेरे बेटा का दिमाग थोड़ा कहीं ज़्यादा तेज हो गया, फिर उसका जो बेटा होगा उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज होगा, फिर जो उसका बेटा होगा उसका थोड़ा और तेज, फिर समझ रहा है ना। यानी कि आज से करोड़ों साल के बाद फिर एक ऐसा इंसान आएगा जिसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। तो समय के साथ ये जो बदलाव आता है ना जीव जंतु में, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? जैव विकास। पढ़ा 10वीं क्लास में, जैव प्रक्रम नहीं रहे, जैव विकास, ठीक है ना। इवोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको? नहीं तो लोग सुना होगा, पहले हम लोग बंदर जैसा थे, लगातार बदलाव होते 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 आज हम लोग ऐसा दिख रहे हैं, समझ गया ना। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो उसी तरीके से ना, तो इवोल्यूशन कब होगा? जब वेरिएशन होगा तब ना। अगर मान लो कि जैसा हम है वैसा ही मेरा बेटा है, फिर उसका ही बेटा वैसा है, फिर उसका ही बेटा वैसा है, तो करोड़ साल तक एक रंग बच्चा पैदा हो रहा है, फिर तो उसमें इवोल्यूशन कहाँ से होगा जी? फिर इवोल्यूशन होगा नहीं। तो इवोल्यूशन कब होगा? जब वेरिएशन पैदा होगा। समझ में आ रहा कहानी? मेरे कहने का क्या मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में मदद करता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में मदद नहीं करता है। अरे कहानी समझ में आया? अरे हम क्या बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है? अरे लड़की सब समझ रही है? तो देख ये पूरा सेक्सुअल और असेक्सुअल का कहानी हम समझा दिए, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? तुम लोग कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना ना। चलो बना हेडलाइन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन।